हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज से आपका एक नया क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो पहले मैंने आपको बताया था कि मास्टरिंग इन सी प्रोग्रामिंग विद इन 15 डेज, ये मैंने कंप्लीट रोड मैप आपको दिया था कि अगर आपको खुद से करना है तो आप इस रोड मैप को फॉलो करके 15 दिन में कंप्लीट सी समझ सकते हैं, यानी बेसिक से लेकर के एडवांस तक। उसके बाद कुछ रिक्वेस्ट आने लगे कि आपको ये क्रैश कोर्स स्टार्ट करना चाहिए। बच्चे कहने लगे कि भैया क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दो। अब ये क्रैश कोर्स मैं आज से लॉन्च कर रहा हूं। तो अब बात करते हैं कंटेंट के बारे में। तो कंटेंट किस टाइप से आएंगे यूट्यूब पर। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि किस फॉर्मेट में हम कंटेंट को अपलोड करेंगे। तो दो फॉर्मेट मैंने फॉलो करा है कंटेंट को अपलोड करने का। पहला फॉर्मेट तो यह है कि एक कंप्लीट लॉन्ग वीडियो आपको पर डे के हिसाब से चला जाए, और दूसरा तरीका यह है कि हम एक बड़ा सा वीडियो नहीं बना के छोटा छोटा वीडियो बनाएं और उसको यूट्यूब पे अपलोड करें। अब छोटा छोटा वीडियो जब बनेगा तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो जो थंबनेल है, थंबनेल में हम मेंशन कर देंगे कि डे 2, अगर डे 2 का ये है डे 2 पार्ट 2, लाइक डे 4 पार्ट 4 अगर चौथा पार्ट है तो ये पार्ट्स में हम हर दिन का वीडियो हम पार्ट्स में रिलीज करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खत्म हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं पर बगल में बेल आइकन है, उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो रिलीज होगा चैनल पे वो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डे 1 पे हमें क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन ऑफ सी, फिर हिस्ट्री, उसके बाद सेटअप, फिर सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर और वेरिएबल एंड डेटा टाइप। ये सारा चीज हमें डे 1 पे कंप्लीट करना है। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सी क्या है? सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फादर ऑफ सी कहा जाता है डेनिस रीची को, जिसने 1970s में सी का आविष्कार किया। और सी का आविष्कार करने नहीं गया था, एक्सीडेंटली आविष्कार हुआ। तो ये मैं हिस्ट्री में आपको बता ही दूंगा। अब पॉइंट आता है कि सी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि सी से पहले सारा का सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल है और सी के बाद जितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो सारे हाई लेवल है। तो सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज माना जा रहा है। अब मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों माना जा रहा है, आपके दिमाग में ये पॉइंट आएगा। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि ये हाई लेवल का भी काम करेगा और लो लेवल का भी काम करेगा। ना ही ये पूरी तरह हाई लेवल है और ना ही ये पूरी तरह लो लेवल है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप मेमोरी के साथ डायरेक्ट खेल सकते हो, मेमोरी के साथ डायरेक्ट वर्क कर सकते हो, या फिर कोई भी हार्डवेयर है उस हार्डवेयर का एक्सेस सी के थ्रू अगर आप करोगे तो बहुत ही इजीली और बहुत ही स्मूथ होगा। अब एग्जांपल के लिए आप लेके चलो कि जैसे कि बीट वाइज ऑपरेटर है या फिर पॉइंटर अरिथमेटिक है या फिर M% लगा करके डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, वो सारा चीज सी प्रोवाइड करता है। वो आप कर सकते हो सी के अंदर। और ये प्रोग्रामर्स को एक लेवल का कंट्रोल हार्डवेयर के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर देता है, जिससे आप अपने प्रोग्राम को उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड कर सकते हो जैसे कि आपको करना है। यानी आपको अगर हार्डवेयर एक्सेस करना है तो आपको एक लेवल का कंट्रोल सी प्रोग्रामिंग से मिल जाएगा। अब पॉइंट आती है कि ये तो हो गई लो लेवल लैंग्वेज की बात। अब हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा कौन सा फीचर है जो सी सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आप इसको कहते हो कि आप ये हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। जैसे C++ या जावा या पाइथन जो हाई लेवल लैंग्वेज है, वो सारा कंट्रोल स्ट्रक्चर हुआ या इफ एल्स स्टेटमेंट हुआ, ये सारी चीजें सी भी अब सपोर्ट कर रहा है। अब तो कुछ हाई लेवल के फीचर सी सपोर्ट करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि सी हाई लेवल लैंग्वेज भी है और लो लेवल लैंग्वेज भी है, यानी मिडिल लेवल लैंग्वेज माना जाता है। अब यदि हम बात करें हिस्ट्री, तो ऑफकोर्स हिस्ट्री हर चीज का जानना जरूरी है कि आपका भी एक हिस्ट्री है कि आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स का नाम क्या है। इस सारा हिस्ट्री ही तो है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते थे, पेरेंट्स क्या करते थे, ये हिस्ट्री में ही तो आता है। तो जब तक आप किसी का हिस्ट्री नहीं जानोगे उसका प्रेजेंट जान ही नहीं सकते। चलिए अब बात करते हैं हम सी के हिस्ट्री के बारे में। तो 1970s वाला जो एरा था, उस एरा में सी को डेवलप किया गया। तो सी से पहले बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी मार्केट में था और काम कर रहा था, जो कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता था। जैसे कि 1960 में आया था एल्गोल। एल्गोल डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद 1967 में आया था BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसको डेवलप किया था मार्टिन रिचर्ड्स ने। फिर 1970 में केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज का आविष्कार किया, जो कि BCPL से मिलता जुलता था और इसीलिए इसका नाम बी रखा गया, जो BCPL का जो पहला कैरेक्टर है उसके हिसाब से। उसके बाद 1972 में जब बी लैंग्वेज को फर्दर डेवलप किया जा रहा था तो उसमें डेनिस रिची भी इन्वॉल्व था। तो बी लैंग्वेज को फर्दर डेवलपमेंट करते हुए
बेल लेबोरेटरीज के अंदर सी लैंग्वेज का आविष्कार हो गया। एक तो कहानी ये है। दूसरा कहानी ये है कि डेनिस रिची और केन थॉमसन दोनों यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार करने वाले थे, उसको आविष्कार कर रहे थे। तो जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे उस समय यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बन के सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना, और बाद में जाकर के यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड है। अब उसके बाद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे इन्हेंसमेंट आते गए, जैसे कि 1978 में कर्निघन और डेनिस रिची ने कुछ इंप्रूवमेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया। उसके बाद 1989 में आंसी सी का आविष्कार किया गया, जिसको आंसी कमेटी ने आविष्कार किया था। उसके बाद 99 में एक सी का न्यू वर्जन डेवलप किया गया जिसको C19 के नाम से दिया गया। फिर 2011 में C11 आया मार्केट में, जिसमें बहुत सारे फीचर्स आए, लैम्डा एक्सप्रेशंस आए, बहुत सारी चीजें आई। फादर ऑफ सी जो है डेनिस रिची, थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। डेनिस रिची का जन्म 9 सितंबर 1941 को हुआ था और इनको दो बड़े इन्वेंशंस, फादर ऑफ इन्वेंशंस के रूप में जाना जाता है। पहला तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद डेनिस रिची ने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम है द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है, ऐसा नहीं कि केस इनसेंसिटिव है। इसमें स्मॉल डॉग और कैप्स डॉग में डिफरेंस है। डेनिस रिची को फादर ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस कि सी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस, जैसे हम बात करते हैं पोर्टेबिलिटी, इसको किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपने अगर लिख लिया तो उस कोड को आप दूसरे ओएस पर, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर के कंपाइल करके आप रन कर सकते हो और सेम कोड आपका वर्क कर जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज आपको करना पड़े अकॉर्डिंग टू 62 बिट है या 32 बिट है। फिर बात आती है इफिशियंसी का। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है मेमोरी के ऊपर या फिर कोई भी हार्डवेयर के ऊपर, या सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी आपको एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है। तो कोई भी एप्लीकेशन जो डिवाइस ड्राइवर से कनेक्ट करता हो या फिर रियल टाइम एप्लीकेशन बनाना हो आपको, तो उसके लिए आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफर कर सकते हो। फिर बात आती है लेगेसी सिस्टम का। तो बहुत सारा लेगेसी सिस्टम, जैसे कि आप बात करो ऑपरेटिंग सिस्टम का, यूनिक्स या मैक ओएस या लाइनेक्स, ये सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। फिर सी का एक वाइडली यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम में, क्योंकि आप डिवाइस ड्राइवर से कम्युनिकेट करते हो, बाकी हार्डवेयर पेरिफेरल से कम्युनिकेट करते हो, तो इसलिए जितना भी एम्बेडेड सिस्टम का प्रोजेक्ट बनता है उसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफर दिया जाता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट की बात अगर हम करते हैं तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट होता है उसमें मैक्सिमम चीजें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, क्योंकि वही कि आपको एक प्रॉपर कंट्रोल मिलता है मेमोरी के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर, कि आपको इस टाइप का मेमोरी यूज करना है, आपको बिट वाइज ऑपरेटर यूज करके इस मेमोरी को यहाँ से खाली करना है, फिर वहां पर किसी और एलिमेंट को फिल करना है। फिर गेम डेवलपमेंट में भी सी और C++ का वाइडली यूज है। फिर कोई भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर अगर आपको डेवलप करना हो किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो फिर उसमें भी प्रेफरेंस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही दिया जाता है। सी वाइडली यूज होता है सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग करने के लिए, टास्क जैसे डिवाइस ड्राइवर डेवलपमेंट हुआ, या फिर कोई भी आप एक यूटिलिटी बनाते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो उसके लिए आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हो। अब एजुकेशनल फाउंडेशन की बात करें तो सी सबसे बेस माना जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। आपको सबसे पहले अगर आप सी सीख लेते हो तो आपको बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सी एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है जिसके थ्रू आप अपना लॉजिक डेवलप कर सकते हो, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहते हैं। फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वाइडली यूज होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि लो लेवल प्रोग्रामिंग, तो हाँ, लो लेवल प्रोग्रामिंग इस सारा का सारा सी सपोर्ट करता है, जैसे पॉइंटर एरिथमेटिक, पॉइंटर मैनिपुलेशन, या फिर बिट वाइज ऑपरेटर, या फिर M% लगा के आप मेमोरी एक्सेस करना, ये सारा चीज सी सपोर्ट करता है। तो ये तो इंपॉर्टेंस हो गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो। तो सी में भी ये स्ट्रक्चर डिफाइंड है। सबसे पहले आता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो कंपाइल करने से पहले आपका प्री प्रोसेसर वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब प्री प्रोसेसर डिफाइन कैसे किया जाता है, तो जो हैश होता है, हैश आइडेंटिफाई करता है कि ये आपका पार्ट जो है ये प्री प्रोसेसर है। जैसे हैश इंक्लूड ये प्री प्रोसेसर है, या फिर हैश डिफाइन ये प्री प्रोसेसर है। तो हैश इंक्लूड में अगर आपने लिखा stdio.h, तो stdio.h का मतलब ये हुआ कि जो ये हेडर फाइल है ये कंपाइल करने से पहले इंक्लूड कर लेगा। फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन आता है कि आप अगर कुछ भी चीज को ग्लोबल डिक्लेयर करना चाह रहे हो, ग्लोबली
डिक्लेयर करना चाह रहे हो तो वो आप प्री प्रोसेसर के बाद ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन डिक्लेरेशन हो या कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन हो। फिर आता है मेन फंक्शन। हर एक प्रोग्राम का कोई ना कोई एंट्री पॉइंट आता है, तो कई लोग ये सोचते हैं कि मेन फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ऐसा नहीं है, मेन फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है, बट सी कंपाइलर में ऐसा कोड किया गया है कि जब भी सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो पूरे प्रोग्राम में से मेन फंक्शन को ढूंढेगा कि मेन फंक्शन आपका कहाँ डिफाइंड है, और जहां मेन फंक्शन डिफाइंड है वहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो अगर आपने फंक्शन डिक्लेरेशन ऊपर कर दिया तो फिर फंक्शन डेफिनेशन आप नीचे कर सकते हो। उसके बाद स्टेटमेंट या एक्सप्रेशंस आते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सिंगल लाइन में सारा का सारा कोड लिख सकते हो, यानी जो डेलीमीटर है, यानी जो सेपरेशन है वो सेमी कोलोन से होता है। जहां जहां सेमी कोलोन मिलेगा कंपाइलर उसके बाद के कोड को न्यू लाइन इंडिकेट करेगा और न्यू लाइन समझ करके वो आगे एग्जीक्यूट करेगा। यानी आपने दो प्रिंटएफ लिखा है और दो प्रिंटएफ सेम लाइन में लिखा है सेमी कोलोन के साथ, तो दोनों प्रिंटएफ अलग अलग बिहेव करेगा। अब अगर हम बात करें कमेंट का, तो सी में दो टाइप का कमेंट होता है, जो कि एक सिंगल लाइन कमेंट होता है जिसको आप इस टाइप से कर सकते हो, और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट होता है जिसको आप स्लैश स्टार और फिर स्टार स्लैश करके आप मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हो। उसके बाद हर एक फंक्शन का एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है, तो वैसे ही सी में भी अगर आपने इंट डिफाइन किया है इंट में, तो उसका भी एक रिटर्न होगा, और कुछ रिटर्न नहीं होगा तो रिटर्न 0 होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सबसे छोटा वैल्यू इंटीजर का होता है वो होता है 0। तो अगर आप कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ देखो तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर होता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जैसे आपने हैश डिफाइन किया तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले ही पाई की वैल्यू को डिफाइन कर देगा। उसके बाद जो ग्लोबल डिक्लेरेशन बताया था, जैसे कोई भी फंक्शन का आप डिक्लेरेशन करते हो, प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हो, वैसे तो ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होगा किसी भी फंक्शन का, या फिर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ये भी ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। बट हाँ, अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है कि आपको आगे प्रोग्राम में यूज करना है तो आप इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हो प्री प्रोसेसर के बाद। उसके बाद आ जाते हैं मेन फंक्शन पे। तो मेन फंक्शन जो है वो एंट्री पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया। अब मेन फंक्शन के अंदर आप कोड देखो तो यहाँ पर हमने एक लोकल वेरिएबल डिफाइन किया। तो ये ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल आपको मैं बताता हूँ कि लोकल वेरिएबल में अगर आप कुछ लिखते हो तो वो स्टैक के अंदर जाता है, और जब प्रोग्राम का स्कोप खत्म होता है तो वो स्टैक से डिलीट कर देता है। बट कुछ भी अगर आप ग्लोबल वेरिएबल में डालते हो तो वो स्टैक में नहीं आता है, वो कोड सेगमेंट में जाता है, और वो पूरे के पूरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल रहता है यूज करने के लिए। फिर अगर कोई आप स्टेटमेंट लिखते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि सेमी कोलोन से स्टेटमेंट कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक प्रिंटएफ हमने लिखा है, ये सेमी कोलोन से कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगर आपको कोई फंक्शन कॉल करना है, जो फंक्शन पहले डिक्लेयर्ड है या डिफाइंड है, उस फंक्शन को आपको कॉल करना है। यहाँ पर जैसे एडिशन कॉल करना है या सब्सट्रैक्शन कॉल करना है, तो वो सारा फंक्शन आप मेन फंक्शन में ही कॉल करोगे। और फिर फाइनली आता है मेन फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट। अगर आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना है, क्योंकि आपने इंटीजर लिया है रिटर्न टाइप, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो मेन फंक्शन जो आपने लिया है, यहाँ पर क्या लिया है कि ये इंटीजर है आपका, तो इंटीजर मतलब ये रिटर्न टाइप है। जब भी फंक्शन नेम से पहले जो भी चीजें होता है वो दर्शाता है कि ये किस टाइप का रिटर्न करेगा ये फंक्शन। उसके बाद ये फंक्शन का सिग्नेचर है। उसके बाद दो पैरेंथेसिस होता है। अब पैरेंथेसिस के अंदर हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है। अगर आप कोई आर्गुमेंट पास करते हो तो वो होता है आर्गुमेंट्स। अब जिस फंक्शन को हम मेन फंक्शन से कॉल कर रहे थे, उसी फंक्शन को हमने सबसे पहले ऊपर डिक्लेयर कर लिया था, तो ऊपर क्योंकि हमने डिक्लेयर कर लिया था तो इसको हम नीचे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने डिक्लेरेशन ऊपर नहीं किया है और फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हो और उसका जो डेफिनेशन है वो नीचे है, तो यहाँ पर एरर थ्रो करेगा कंपाइलर, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करने वाला लैंग्वेज है। तो आपको किसी भी चीज को, किसी भी फंक्शन को अगर नीचे डिफाइन करना है तो आपको ऊपर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो आप उस फंक्शन को ऊपर ही डिफाइन कर दो तो वो इजीली कॉल हो जाएगा। जैसे ये फंक्शन माई फंक्शन नाम से एक फंक्शन था, उसको हमने नीचे ऊपर डिक्लेयर कर दिया था, नीचे हमने डिफाइन किया है। और इसके डेफिनेशन में आप फंक्शन बॉडी जो भी आपको बिजनेस लॉजिक लिखना है वो आप लिख दो। अगर आपका वॉइड है तो वॉइड रिटर्न टाइप, कोई भी रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू को। अगर वो वॉइड नहीं है और किसी पार्टिकुलर डेटा टाइप को रिटर्न करवा रहे हो जैसे इंट फ्लोट, तो उस टाइप की वैल्यू को आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा। अब जो अगला पार्ट आता है वो आता है कि सेटअप कैसे करेंगे। यानी अब ये तो सीख लिया आपने कि हाँ कोड इस टाइप से लिखा जाता है, बट उस कोड को आप लिखोगे कहाँ पे,
कैसे लिखोगे। तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि अगर आप विंडोज लैपटॉप यूज करते हो तो आप सबलाइम टेस्ट यूज कर सकते हो या फिर VS कोड भी यूज कर सकते हो। तो सबलाइम टेस्ट अगर आप यूज करते हो तो ये बहुत ही इजी सेटअप है, और अगर आगे चल के जब भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे उस समय ये काफ़ी हेल्प करेगा, वो आप इजी तरीका से इसमें कर सकते हो। और फिर अगर आप बात करते हो VS कोड सेटअप की, तो VS कोड सेटअप भी आप विंडोज में कर सकते हो। उसके लिए हमने एक ब्लॉग बना रखा है, तो ये जो लिंक है इस लिंक पे आप क्लिक करके सबलाइम टेस्ट का वीडियो देख सकते हो कि सबलाइम टेस्ट विंडोज में कैसे कॉन्फ़िगर होता है। और इस वाले लिंक को आप खोल करके आप ये देख सकते हो कि अगर आपको VS कोड सेटअप करना है विंडोज में तो आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, तो आपको मैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक प्रॉपर सेटअप का वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। और अब जो अगला पॉइंट आता है वो आता है वेरिएबल। अब पॉइंट ये आता है कि वेरिएबल है क्या। तो वेरिएबल एक नेम है, आइडेंटिफायर है। जैसे मेरा नाम रोशन कुमार है तो रोशन नाम से मैं आइडेंटिफाई होता हूँ। हर वेरिएबल का एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। तो आपको मान लो कि किसी का हाइट कैलकुलेट करना है तो उस वेरिएबल का नाम अगर आपने XYZ डाल दिया तो किसी को पता नहीं चले कि इस XYZ में जो डेटा आप स्टोर करवा रहे हो वो किस टाइप का डेटा है, वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है। बट अगर आपने उसका नाम हाइट रखा तो ये समझ में आ जाएगा कि जो इस प्रोग्राम में ये हाइट कैलकुलेट करने के लिए जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो हाइट है, और इसमें जो डेटा स्टोर हो रहा है वो किसी न किसी चीज का हाइट कैलकुलेट करके स्टोर हो रहा है। अब पॉइंट आता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या अंतर है। तो कांस्टेंट अगर आप किसी भी चीज को डिक्लेयर करते हो तो कांस्टेंट कंप्लीट प्रोग्राम में रन टाइम पर आप चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, वो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। बट अगर वेरिएबल है तो वो प्रोग्राम में कभी भी आप अगर उसको मैनिपुलेट करते हो, चेंज करते हो तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि राम और श्याम दो दोस्त हैं, तो दोनों का हाइट और एज अगर आपको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आपको दो अलग अलग वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। आप एक वेरिएबल हाइट और एक वेरिएबल एज ले सकते हो, और उसके बाद दो अलग अलग फंक्शन लिख दो कि गेट राम्स एज, गेट राम्स हाइट, या इस टाइप से, या फिर गेट राम्स डेटा, गेट श्याम्स डेटा, इस टाइप से आप लिख दो। और उसके अंदर से आप हाइट और एज को आप यूज करके उसके वैल्यू को चेंज करके आप रिटर्न करवा सकते हो। एक थंब रूल है कि जब भी आपको कोई भी वेरिएबल यूज करना है तो उससे पहले वो डिक्लेयर होना चाहिए, नहीं तो ये एरर थ्रो करेगा कंपाइलर। तो ये थंब रूल आपको फॉलो करना है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए भी कुछ रूल्स हैं, उस रूल को फॉलो करके ही आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि एक वेरिएबल के नाम के अंदर सिर्फ कैरेक्टर, डिजिट और अंडरस्कोर आ सकता है, स्टार या फिर डॉलर, ये सब चीज नहीं डाल सकते आप। उसके बाद कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा। अगर आप नंबर से स्टार्ट करोगे तो वो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो आप, वो एरर थ्रो करेगा। किसी भी वेरिएबल के अंदर व्हाइट स्पेस सपोर्ट नहीं करता है, अगर आप स्पेस दोगे तो वो एरर थ्रो करेगा। किसी भी वेरिएबल का नाम अगर आप कीवर्ड से रखते हो, जैसे कि मान लो मेन है, मेन फंक्शन है तो एक कीवर्ड है, या फिर इंट एक डेटा टाइप है, कीवर्ड है, उस कीवर्ड से आप इंट नाम का कोई वेरिएबल रख नहीं सकते। अब सी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें स्मॉल एज और कैप्स एज में डिफरेंस है। यानी स्मॉल एज को आप किसी और चीज में यूज कर सकते हो और कैप्स एज को आप किसी और चीज में यूज कर सकते हो। ये अलग अलग वेरिएबल है। वैलिड वेरिएबल क्या है, जैसे ये नाम स्टार्ट हुआ अल्फाबेट से या फिर ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ, अब ये अंडरस्कोर अल्फाबेट प्लस डिजिट ये है, या फिर अंडरस्कोर बीच में है, तो ये वैलिड है। अब दूसरा इनवैलिड क्यों है, क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर हमने डॉलर डाल दिया, ये इनवैलिड है। इसके अंदर हमने व्हाइट स्पेस डाला, तो ये इनवैलिड है। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो सी में 3 तरीके का डेटा टाइप्स होता है। पहला प्रिमिटिव, फिर यूजर डिफाइन और उसके बाद डायरेक्टिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक डेटा टाइप कहते हैं जिसको, वो सारा प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है, जिसको बाय डिफॉल्ट सी के अंदर इंक्लूड किया गया है, जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कैर, ये सारा का सारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है। उसके बाद आते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे। तो जिस डेटा टाइप को आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब डिराइव्ड डेटा टाइप्स जिसको कहते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप में क्या आता है कि जैसे फंक्शंस हुआ, एरे हुआ, पॉइंटर हुआ, ये सारा डिराइव्ड डेटा टाइप है। ये यूजर डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये सी से डिराइव्ड है, प्रिमिटिव भी नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि
जो प्राइमरी डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसमें इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट या फिर डबल फ्लोटिंग, उसके बाद वॉइड भी जो डेटा टाइप है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है। फिर आप डिराइव्ड में अगर आप देखोगे तो फंक्शन, एरे, पॉइंटर, फिर रेफरेंस जो है वो सारा डिराइव्ड डेटा टाइप है। फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में अगर आप बात करो तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में क्लास, सी में क्लास भी होता है, फिर स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, फिर टाइप डेफ जो है, टाइप डेफ भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो ये सारा डेटा टाइप के अंदर आता है। हर डेटा टाइप का कोई साइज होता है, ये साइज वेरी करता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो कितने बिट का है। अगर 32 बिट है तो वो अलग साइज लेगा और 64 बिट है तो वो अलग साइज लेगा। अब ये जो मैंने लिस्ट बनाया है ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया है और उसके बेस पे बनाया है। तो 64 बिट में ये कंसीडर आप नहीं कर सकते हो, ये एक अलग कंसीडरेशन होगा 64 बिट के अंदर। तो जैसे कैर है या साइंड कैर है तो वो उसका जो साइज होता है वो 1 होता है। अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर कहोगे तो ये %C होता है। अब फिर रेंज की बात करें तो ये -128 से 127 है। अगर आप इंटीजर की बात करते हो ये एक साइंड इंट होता है। साइंड इंट का जो साइज होता है वो 2 बाइट का होता है। अब इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %D होता है। अगर आप इसके रेंज की बात करते हो तो 32,768 -32,768 से 32,767 तक का रेंज होता है इसका। उसके बाद अनसाइंड इंट होता है। इसका भी अनसाइंड इंट का जो साइज होता है वो 2 बाइट ही होता है और %U इसका आइडेंटिफायर होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। बट इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के 65,535 तक होता है। तो इस तरीके से आप ये सारा का सारा लिस्ट देख सकते हो और आपको इस लिस्ट में वो सारी चीजें मिल जाएगा कि इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, फिर उसके बाद इसका साइज क्या होता है, उसके बाद फिर इसका रेंज क्या होता है। अब डेटा टाइप्स के ऊपर जो हमने एक छोटा सा कोड लिख रखा है, वैसे इस कोड को मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो ये जो कोड है इसमें सारा का सारा प्रिमिटिव डेटा टाइप इंक्लूडेड है। जैसे इंटीजर डेटा टाइप के लिए हमने क्या किया है, यहाँ इंट लिया है, फिर शॉर्ट इंट है, उसके बाद लॉन्ग इंट है। फिर फ्लोटिंग पॉइंट की डेटा टाइप की बात करें तो यहाँ पर फ्लोट है, फिर डबल फ्लोट है। तो किस टाइप से आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, तो इसमें वेरिएबल का नाम और डेटा टाइप्स का नाम और फिर किस रेंज का डेटा आपका स्टोर हो रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। कैरेक्टर में जब भी आप स्टोर करोगे तो सिंगल कोट्स में ही स्टोर होता है डेटा को। फिर बुलियन में अगर आप कुछ भी स्टोर करोगे तो वो 0-1 के फॉर्मेट में होता है, यानी ट्रू और फॉल्स सपोर्ट करता है बुलियन। उसके बाद इनम जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है वो किस टाइप से होता है, तो इनम आपको इस टाइप से हमने जैसे इनम कलर आपने लिया है तो रेड, ग्रीन और ब्लू है। तो रेड का मतलब हुआ कि ये स्टार्ट होता है 0 से, तो 0, 1 और 2 वैल्यू हो जाएगा। जैसे आपने क्या किया यहाँ पर कि एक इनम ले लिया है, आपको इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू डाल दिया, यानी 0, 1 और 2 आ गया। अब आपने फेवरेट कलर इक्वल टू ब्लू कर दिया, यानी फेवरेट कलर जो है वो आपको 2 हो गया। तो जब भी आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पर 2 प्रिंट आ जाएगा। तो ये था पहले दिन का लेक्चर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, आपको उसका सॉल्यूशन इमीडिएट जितना जल्दी हो सकेगा मैं प्रोवाइड करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे दिन के लेक्चर का या तो हम एक पार्ट लेकर के आएंगे या कंप्लीट लेक्चर लेकर के आएंगे, उसमें आपको हम सारी चीजें बता देंगे। जो दूसरे दिन में आपको जो भी चीजें पढ़ना है वो सारी चीजें हम उसमें कैप्चर करेंगे। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि उस सजेशन के बेस पे हम जो अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे उस लेक्चर में हम उस सजेशन को इंक्लूड करके और उस इम्प्रूवमेंट को लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। अंत में फिर से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए हुए अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।